हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की आप लोग की आई है, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। तो उसकी अब प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी, जिससे कि अच्छे से प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाए। तो आज वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। As per section 288B of the Income Tax Act, the total tax computed shall be rounded off to the nearest dash. आयकर अधिनियम की धारा 288B के अनुसार गणना किए गए कुल कर को निकटतम डैश तक गुणांकित किया जाएगा। ₹100 no rounding off tax is done, ₹10 ₹1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चीज देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपकी कि इसने खुद ही बता रखा है कि कौन सी सेक्शन में आएगा। तो 288B सेक्शन में आ रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने निकटतम कहाँ तक उसको राउंड ऑफ किया जाता है। 100 रुपीज तक करते हैं, 10 रुपीज तक करते हैं कि जैसे जब आपका निकल करके जो टैक्स हम टोटल निकालते हैं अमाउंट पर, टोटल इनकम निकाली हमने, उसके बाद हमने उसमें उस पर टैक्स लगाया। सपोज कर लीजिए जो टैक्स आया आपका 12,987 रुपए आ गया। तो ये टैक्स अगर हमारा निकल के आया है तो हम इसे कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। तो इसे राउंड ऑफ जो किया जाता है वो आपका 10 के निकटतम गुणांक तक किया जाता है। तो इसे राउंड ऑफ जो करेंगे तो क्या अमाउंट बनेगा हमारा, राउंड ऑफ करने पे अमाउंट आ जाएगा 12,900। ये जो 7 है ये आपका 8 में आ जाएगा, यानी कि एक नंबर बढ़ के यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 12,990 तो इस तरह से राउंड ऑफ फिगर आएगा, जिसमें आपको जो भी अमाउंट होगा टैक्स का पे करना होगा आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज फॉर इंडिविजुअल्स, HUF and firms other than LLP being a resident having total income up to 50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA और 44AE। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में डैश व्यक्तियों HUF जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसको शॉर्ट में HUF बोलते हैं, और फर्मों के अलावा जो LLP के अलावा यहाँ पर जो उन्होंने योजना है LLP के अंतर्गत एक सेक्शन है जो फर्म के लिए होता है, के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और व्यवसाय और पेशे से आय है, जिसकी गणना धारा 44AD, 44ADA, 44AE के तहत जारी की जाती है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ITR दे रखे हैं वो ITR जो होंगे, जब हम बात करेंगे HUF की, फर्म की या जो इंडिविजुअल्स की, तो उन्हें कौन सा ITR फिल करना होगा अगर उनकी जो इनकम होती है वो 50 लाख के अबव है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो उसके लिए कौन सा ITR उनको फिल करना होगा, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो इसके लिए जो ITR होता है उनका वो हो जाता है ITR 4। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे क्योंकि जो इनकम टैक्स में आपको टैक्सेशन में पूछा गया है कि एनुअल टैक्सेशन कैसे किया जाएगा, तो ITR से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 194B requires deduction of tax at sources at the rate of dash from winnings of lotteries, crossword puzzles of cards, games or other games if the amount of winnings exceed rupees dash। धारा 194B में लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स या कार्ड गेम या अन्य खेलों की जीत से डैश की दर से स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता होती है अगर जीत की राशि रुपए डैश से अधिक है। 25%, 6,000, 20%, 7,500, 30%, 10,000, 10%, 5,000। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर दो चीजें आपको बतानी है कि कितने परसेंट होगी और अमाउंट जो है वो भी बताना है कि कितने अमाउंट से अधिक होने पर होगी। तो जब आप लॉटरी की, क्रॉसवर्ड की जो सेक्शन है उनको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जैसे सेक्शन उन्होंने बता रखी है 194B जो है वो किससे रिलेटेड है, जो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स या कार्ड गेम्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो वहां पर कितना अमाउंट होना चाहिए, उसके एक्सीड होगा जब तो वहां पर टैक्स देना होगा, TDS देना होगा, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। उस वीडियो मैंने अपलोड करी थी आप लोगों की। और साथ ही कितने परसेंट की दर से देना होता है, तो हमको एक बात तो क्लियर है, वहां पर भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया था। 30% की दर से देना होता है, ये हमको पता ही है। 30% की दर से जब देना होगा तो कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा 10,000 का, क्योंकि और 30 कोई दे ही नहीं रखा है तो कंफ्यूजन हो। ये सिर्फ मैं आप लोग को इसलिए बता रही थी, जैसे अगर आपको पूरा कंप्लीट नहीं पता कि कितना परसेंट कितना हमें होना चाहिए उसके लिए एक्सीड अमाउंट, तो यहाँ पर अगर आपको 30% भी पता है, इस तरह को क्वेश्चन दे रखा है तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। ये सारी ट्रिक्स होती हैं एक तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन आपको आता ही हो,
लेकिन जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं उसमें से जैसे अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो कुछ के बारे में अगर पता है तो उससे रिलेटेड हम निकाल लेते हैं। तो 30% है और 10,000 के एक्सीड होगा तब हमको वहां पर TDS देना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इज डैश। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर मुक्त मनोरंजन भत्ता की अधिकतम राशि डैश है। ₹1,000, ₹4,000, ₹5,000, ₹2,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अकॉर्डिंग जो एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस में एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना रहता है? मैक्सिमम अमाउंट जो होता है, जो एग्जेम्प्ट अमाउंट होता है वो हो जाता है 5,000 का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5,000 जो निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्हीं के लिए दिया जाता है। और ये किस धारा में आता है? तो इसकी जो सेक्शन हो जाती है 16 सब सेक्शन 2, इसके अंतर्गत ये दिया जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। और उसको निकालने का जो फॉर्मूला रहता है तो उसमें जो हमारा सकल वेतन होता है, ग्रॉस सैलरी होती है, उसका 20%। ग्रॉस सैलरी इसलिए बोला गया है क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी प्लस उसमें इंक्लूड किया जाता है अलाउंस अलाउंस होता है, कमीशन होता है, कुछ और भत्ते भी ऐड किए जाते हैं, उसके बाद उसका 20% निकाला जाता है। फिर जो एक्चुअल में जो उसको रिसीव हुआ होता है और जो 5,000 होता है, इन तीनों में जो सबसे अधिक होता है वो मैक्सिमम लिमिट हो जाती है, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80C एंड सेक्शन 80CC other than deduction is respect of employers contribution additional deduction under section 80CCD 1B shall not exceed dash। धारा 80C, धारा 80CC और धारा 80CCD नियोक्ता के योगदान के संबंध में कटौती धारा 80CCD IB 1B के तहत अतिरिक्त कटौती के अलावा के तहत कटौती का कुल योग डैश से अधिक नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा दे रखा है। जो आपकी सेक्शन 80C होती है, 80CCC होती है और 80CCD होती है, इन तीनों को मिलाकर जो टोटल अमाउंट में एग्जेम्पशन दिया जाता है वो दिया जाता है 1,50,000 का, 1,50,000 तक दिया जाता है, उससे ऊपर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है, आंसर उतना ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया असेसमेंट ईयर बिगिंस ऑन, भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। जो टैक्सेशन ईयर होता है, असेसमेंट ईयर होता है, कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, 1 अगस्त, 1 अप्रैल। तो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है, होता वही 12 मंथ का ही है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद रिबेट। आयकर अधिनियम की कौन सी धारा छूट से संबंधित है? क्योंकि जब टैक्स लगाया जा रहा होता है तो वहां पर बहुत सी जो होती हैं रिबेट भी दी जाती हैं। तो किस सेक्शन के अंतर्गत वो रिबेट्स को दिया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है वो दिया जाता है जो 87A होती है सेक्शन, उसके अंतर्गत रिबेट दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन इज अवेलेबल अंडर डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कटौती आयकर अधिनियम 1961 के डैश के तहत उपलब्ध है। सेक्शन 80H, सेक्शन 80E, सेक्शन 80D, सेक्शन 80C। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है तो वहां पर उसका जो ऋण का हम पुनर्भुगतान करते हैं, उसको रीपेमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो कटौती दी जाती है, डिडक्शन कौन सी सेक्शन के अंतर्गत दी जाती है? तो सेक्शन हो जाती है 80E। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी हायर एजुकेशन के लोन लिए जाते हैं उसको रीपेमेंट जो करते हैं तो उसकी जो छूट या कटौती दी जाती है वो 80B के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of these provident funds reduction is not allowed under section 80C in respect of contribution of employees every year। इनमें से किस भविष्य निधि में प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के योगदान के संबंध में धारा 80C के अंतर्गत कटौती की अनुमति नहीं है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मान्यता रहित भविष्य निधि। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें जो
हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या उसमें जो भी है चीज ट्रांसफर किया जाता है अमाउंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए, तो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं एटीसी के अंतर्गत उन्हें कटौती नहीं मिलेगी अगर उस तरह के वो प्रोविडेंट फंड, क्योंकि प्रोविडेंट फंड कई तरह का होता है आपका, कि अगर उसमें ट्रांसफर करेंगे तो वो कौन सा होगा। जैसे ऑप्शन में आपके दे रखा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। 4 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? जो आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, मान्यता रहित भविष्य निधि, अगर उसमें वो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको धारा 80C के अंतर्गत कटौती नहीं मिलेगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन का आंसर देखिए और निकल रहा है यहाँ पर कि उसकी कटौती किसके धारा के अंतर्गत किस सेक्शन में जाती है, तो 80C में जाती है। यानी कि जो भी प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित किया जाएगा कर्मचारी द्वारा उसकी कटौती मिलेगी 80C में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर डैश इज एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। धारा 80C के अंतर्गत भारत में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शिक्षा संस्थान में पूर्ण समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, ट्यूशन शुल्क के भुगतान में करदाता कटौती प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा। मैक्सिमम 1 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 80C होती है, क्योंकि जब हम कर धारण कर रहे होते हैं, टैक्सेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये जो आपकी सेक्शंस है वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसी के अंतर्गत उनको कटौती दी जाती है, डिडक्शन दी जाती है। तो यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय में या स्कूल या कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसके 80C के अंतर्गत यानी कि उसके कर्मचारी को, उस एम्प्लॉय को, उसके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो जो शुल्क में छूट दी जाएगी या जो भी कटौती मिलेगी 80C के अंतर्गत वो कितने बच्चों तक दी जाती है, तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक दी जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सैलरी इज टैक्सेबल ऑन। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वेतन पर कर लगता है। नॉट टैक्सेबल एट ऑल, बिल्कुल भी कर योग नहीं। ड्यू बेसिस दे आधार पर, रिसीव्ड बेसिस प्राप्ति आधार पर, ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, दे या प्राप्ति आधार जो भी पहले हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 1961 है इनकम टैक्स एक्ट, उसमें जो सैलरी होती है, इनकम मिल रही होती है, वो टैक्सेबल जो होगी वो किस बेसिस पर टैक्सेबल होती है, तो वो टैक्सेबल हो जाती है कि ड्यू और रिसीव्ड बेसिस पर व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी कि दे या फिर प्राप्ति आधार जो भी पहले होता है उसके बेसिस पर जो होती है वो उसको टैक्सेबल किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सिलेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ही इज पनिशेबल विद फाइन ऑफ नॉट लेस देन ₹1 लाख बट एक्सटेंडेड टू। यदि कोई अंकेक्षक धारा 143 उपधारा 12 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उस पर लगाए जाने वाला आर्थिक दंड 1 लाख रुपए से कम नहीं, लेकिन इसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि मिनिमम बता दिया है 1 लाख, आपको मैक्सिमम बताना है 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख। यानी कि जो अंकेक्षक है, जो ऑडिटर होता है, अगर वो इस सेक्शन के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो वहाँ पर जो उसे फाइन देना पड़ेगा, फाइन के पनिशेबल होता है, वो किस अमाउंट तक, मैक्सिमम अमाउंट तक होता है, वो हो जाएगा 25 लाख तक, 25 लाख तक। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिनिमम तो उन्होंने बताई दी 1 लाख, मैक्सिमम हो जाएगी 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहां अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक रहती है? कंटिन्यूअस ऑडिट, निरंतर अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण। क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां पर इंटरनल चेक जो होता है उसकी पद्धति या जो जिस मेथड से, जिस सिस्टम से कराया जा रहा है वो संतोषजनक नहीं है, तो वहां पर जो ऑडिट होता है उसकी कौन सी पद्धति सही रहती है या उस पद्धति से कराना सही रहेगा? वो हो जाता है कंटिन्यूअस ऑडिट, निरंतर अंकेक्षण। जब कंटिन्यूअस ऑडिट होता है तो उसमें रहेगा कि टाइम टू टाइम जो ऑडिटर होता है उसके स्टाफ के लोग आते रहते हैं, जो अकाउंट रखे गए उनकी जांच करते रहते हैं। वहाँ पे ये रहता है कि लगातार वर्ष भर जो चलता रहेगा अंकेक्षण ऑडिट का काम, तो कोई भी गड़बड़ी होती फौरन पकड़ ली जाती है। इसलिए कंटिन्यूअस ऑडिट जो होगा ऐसी संस्थाओं के लिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए सही रहता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? इवेल्युएटिंग द अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन प्रणाली का मूल्यांकन करना, टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज, व्यावसायिक गतिविधियों पर उचित नियंत्रण रखना, इवेल्युएटिंग इंटरनल चेक सिस्टम, आंतरिक जांच प्रणाली का मूल्यांकन करना, रिपोर्टिंग ओनर एंड एक्सटर्नल पीपल, मालिकों और बाहरी लोगों को रिपोर्ट करना। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वो इंटरनल जो ऑडिट होता है, आंतरिक जांच जो होती है, उसका एक ऑप्शन नहीं है या उसका एक पर्पस नहीं है, उसका एक उद्देश्य नहीं है। तो क्या नहीं होगा उसका एक उद्देश्य, आइए देखते हैं। लेखांकन प्रणाली का मूल्यांकन करना करेक्ट है। व्यवसायिक गतिविधियों पर उचित नियंत्रण रखना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक जांच प्रणाली का मूल्यांकन करना, ये भी करेक्ट होता है। लेकिन रिपोर्टिंग ओनर एंड एक्सटर्नल पीपल, तो ये जो होता है आंतरिक जांच जो प्रणाली होती है या फिर आंतरिक लेखा परीक्षा जो अपनाया जाता है, इंटरनल ऑडिट, वो इसलिए अपनाया जाता है कि जो भी अकाउंटिंग रखी जा रही है, जो भी अकाउंट बनाए जा रहे हैं, किसी तरह का फ्रॉड न होने पाए, एक्यूरेसी रहे, सही टाइम पर ऑडिटिंग का काम भी पूरा हो जाए। क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिट होता है तो जो फाइनल ऑडिट कराएंगे तो वहाँ पर बहुत ईजी रहता है, लेकिन उसका काम जो उसका उद्देश्य जो होता है वो एक्सटर्नल पीपल को किसी भी तरह की रिपोर्ट देना नहीं होता है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन इज एविडेंशियल मैटर जनरली कंसीडर्ड सफिशिएंट। कब साक्षी बातों को सामान्य रूप से पर्याप्त माना जाता है? व्हेन इट कंस्टिट्यूट्स एंटायर पॉपुलेशन, जब यह संपूर्ण आबादी को संगठित करता है। व्हेन इट इज इनफ टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर गिविंग रीजनेबल रिकॉर्डिंग ट्रूथफुलनेस, जब यह सच्चाई के बारे में उचित आश्वासन का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। व्हेन इट इज ऑब्जेक्टिव एंड रिलेवेंट, जब यह निष्पक्ष और प्रासंगिक होता है। व्हेन ऑडिटर कलेक्ट्स एंड इवैल्यूएट्स इट्स डिपेंडेंटली, जब लेखा परीक्षक स्वतंत्र रूप से इसे एकत्र और विश्लेषित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एविडेंट होते हैं, जो भी अपने अकाउंट्स बनाए होते हैं, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए होते हैं, उसकी एंट्रीज की होती है, उन सबके एविडेंट होते हैं। क्योंकि जो वाउचर्स होते हैं उन्हीं से ही तो जो ऑडिटर होता है वो चेक करता है, प्रमाणित करता है, वाचिंग का काम करता है और ये देखता है कि जो एंट्रीज रखी गई हैं, अकाउंट्स बताए गए हैं, जो एसेट दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में है या नहीं है। तो यहाँ पर जो कब इन साक्ष्यों को सही माना जाता है, इन एविडेंट को माना जाता है, जब ये when it is enough to provide a basis for giving reasonable regarding truthfulness, जब ये जो होते हैं वो पूरी तरह से सच्चाई को दिखा रहे होते हैं, या जो मैच करने के बाद, वाचिंग का काम करने के बाद लगता है ऑडिटर को कि हाँ ये पूरी तरह से सही है, वो आश्वस्त हो जाता है, तब जो है वो उसको सही मानता है, साक्ष्य जो होते हैं एविडेंट को ट्रूथफुल मानता है। एक आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमस टू, भारत में आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण पर्यायवाची है। एनुअल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, डिटेल ऑडिट, स्टेटरी ऑडिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में जो आर्थिक चिट्ठे का अंकेक्षण होता है वो किसका पर्यायवाची होगा या किसके जैसा होता है। क्वेश्चन इस तरह से समझ लीजिए, किसके जैसा होता है, वो एनुअल ऑडिट के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो तो फाइनल अकाउंट्स में आती है ना। फाइनल अकाउंट्स हम तब तैयार करते हैं जब वर्ष के आखिर में जो हम सारा बुक कीपिंग का काम कर लेते हैं, अपना जितना भी हमारा अकाउंटिंग का काम होता है वो हो जाता है, तो उसमें लास्ट में हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें हम बनाते हैं पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट कब बनाई जाएगी? जब सारा लेखांकन का काम पूरा हो जाएगा तभी तो बनाई जाएगी। तो लेखांकन वर्ष के बिल्कुल लास्ट में बनाई जाती है, एंड में बनाई जाती है, इसीलिए उसे वार्षिक अंकेक्षण भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इन व्यू ऑफ सेक्शन 129(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के अनुसार लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू असरटेन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड अर्निंग। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण इसकी वित्तीय स्थिति और आय के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य दिखाते हैं। टू कंप्लीट द ऑडिट एट द अर्लीस्ट, अंकेक्षण को जल्दी से जल्द पूरा करने के लिए। टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए। टू ओनली चेक फ्यू थिंग्स विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स इवन इफ देयर इज अ सस्पिशन, संदेह होने पर भी विवरण में जाए बिना केवल कुछ चीजों की जांच करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसमें जो सेक्शन 129 है उसमें जो कंपनी के जो भी ऑडिट किया जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है उसका?
मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये सुनिश्चित करना, ये असरटेन करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं पूरी तरह से सही है या नहीं है, सही फाइनेंशियल स्टेटस को दिखा रहे हो और जो भी इनकम हो रही है उसको भी पूरी तरह से सही दिखा रहे हो। तो ये मेन हो जाता है ऑब्जेक्टिव ऑडिट का। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसमें आगे और भी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।